हेलो एवरीवन, वेलकम टू उद्धारशाला। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जो है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन वेदास। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। वेद एक संस्कृत वर्ड है जिसका रूट वर्ड है वेद, जिसका मतलब होता है टू नो। ठीक है, तो वेद का मतलब है नॉलेज। अब जब हम नॉलेज की बात करते हैं तो नॉलेज मीन्स अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस एंड स्किल गेन्ड बाय एक्सपीरियंस। तो जब हम स्किल्स की बात करते हैं या नॉलेज की बात करते हैं, नॉलेज इज फॉर एवरीवन। ये किसी पर्टिकुलर पर्सन से, कंट्री से या किसी कल्चर से जुड़ी हुई नहीं होते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम आयुर्वेद की बात करते हैं, तो आयुर्वेद दो वर्डों से मिलकर बना है, आयुष एंड वेद। ठीक है, तो आयुष का मतलब होता है लॉन्गेटिविटी एंड वेद मतलब मैंने जैसा भी बताया नॉलेज। तो आपकी हेल्थ, आपकी लॉन्गेटिविटी से जुड़ी हुई जितनी भी नॉलेज होगी वो सबके लिए एक समान होगी। वो कोई इंडियंस के लिए अलग नहीं होगी, कोई वेस्टर्न पीपल्स के लिए अलग नहीं होगी, सभी के लिए कॉमन होती है, एक यूनिवर्सल एप्लीकेबल नॉलेज होती है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे अब आयुष के अंदर, आयुर्वेद के अंदर हम बात करते हैं कि तीन इंसान की प्रवृत्ति बताई जाती है, वात, पित्त और कफ। तो ये तीनों हर एक इंसान के अंदर एग्जिस्ट करती हैं और हर इंसान को इसमें बैलेंस बना के रखना पड़ता है। ये इंडियंस के लिए या फिर मुस्लिम्स या फिर और किसी भी संप्रदाय के लिए या किसी और कंट्री के लिए ये अलग अलग नहीं है, ये सबके लिए कॉमन फैक्टर के तौर पे ही काम करती है। ठीक, तो वेद हमारे कहां से आए? वेद आर दी मोस्ट प्रोमिनेंट एंड दी एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट हैं, जो जिन्हें हम माना जाता है कि स्वयं ब्रह्मदेव ने इनको क्रिएट किया था। जो इसके वेदास के क्रिएटर माने जाते हैं वो ब्रह्मदेव माने जाते हैं, जो रिवील्ड करे गए हमारे एंशिएंट सेजेस पे, और ये पास होते रहे बहुत सालों तक, अंटिल जब तक ये एक लिपिबद्ध या रिटन फॉर्म में नहीं लाए गए, जैसे पाम लीव्स वगैरह पे फिर इनका लिखने का चलन आया। ठीक, तो दिस इंक्लूड द प्रिंसिपल ऑफ धर्म। वेद क्या करता है? वेद धर्म के प्रिंसिपल्स को इंक्लूड करता है एंड अंडरस्टैंडिंग द लॉ ऑफ कर्मा। ठीक, आपके कर्म के लॉ जो सिद्धांत हैं उनको इंक्लूड करता है। तो जब हम धर्म की बात करते हैं, इसको बहुत सारे लोग मिस इंटरप्रिटेट करते हैं। तो धर्म को किसी रिलीजन के फॉर्म के तौर पे इसको देखते हैं, बट धर्म का मतलब होता है धारण करना। तो जिस भी चीज को आप धारण करते हैं वो आपका धर्म हो गया। ठीक है, तो इंसान का धर्म, जैसे ह्यूमन का धर्म क्या होता है? मानवता। ठीक है, मानव का धर्म मानवता होता है। अगर वो उसके विपरीत करने लगेगा तो वो अधर्मी कहलाने लगेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भगवान शिव की पूजा करेंगे तो ही आप धर्म में आएंगे, या किसी देवी देवता की करेंगे तो ही आप धर्मवासी होंगे। नहीं, आप जो भी ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं और ह्यूमन बन के काम कर रहे हैं तो आप धर्म का पालन कर रहे हैं। ये वेद की नॉलेज आपको ड्राइव करती है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं वेद हमारे क्या है। वेद इज अ कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ लाइफ मैनेजमेंट। क्या है ये? हमारे ये लाइफ को मैनेज करने का एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है, जिसमें हम देखते हैं कि अपनी लाइफ को कैसे मैनेज कर सकता है, इसमें बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है, इसको हर चीज प्रोवाइड करते हुए भी एक ह्यूमैनिटी के एस्पेक्ट पे चलने को किस तरीके से हम प्रतिबद्ध रख सकते हैं। देन राइट लिविंग, सही काम करें, सही तरीके से जीवन यापन करना, सही सिद्धांतों का पालन करना, क्रिएटिव डेवलपमेंट। ठीक, जितना आप अलग सोचेंगे, जितना बेहतर सोचेंगे, उतना समाज को फायदा आप दे पाएंगे, उतना आप इनोवेशन कर पाएंगे। भाई अगर जब हम इन्वेंशन और इनोवेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट देखें तो वो क्रिएटिविटी से ही शुरू होता है। ठीक, देन हायर अवेयरनेस। अब ये हायर अवेयरनेस बड़ी डीप चीज होती है। हायर अवेयरनेस का मतलब होता है सेल्फ अवेयरनेस। जब आप सेल्फ को पहचानने लगते हैं, आप अपना आप को पहचानने लगते हैं, तब आप ब्रह्म के करीब पहुंच जाते हैं। अब ब्रह्म कोई ब्रह्मदेव से रिलेटेड नहीं है, ब्रह्म इस कॉन्सेप्ट के, हम मोक्ष की प्राप्ति जिसे हम हिंदू सनातन धर्म में कहते हैं। तो जब आप सेल्फ अवेयर्ड हो जाते हैं तभी आप ब्रह्म के निकट पहुंच पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, तो क्या कहता है? द मॉडर्न मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स लाइक विजन, लीडरशिप, मोटिवेशन, गोल अचीवमेंट, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, एथिकल वैल्यूज एटसेट्रा, दे ऑल आर डिस्कस्ड इन वेदास। ये हमेशा से वेदास में एक शार्प इंसाइट, एक बहुत ही फाइनेस्ट एनालिसिस के साथ आपके पास हमेशा से मौजूद रहे हैं, जो कि हमारे एंशिएंट सेजेस ने हमें प्रोवाइड करने का काम करा, इसको संग्रह करने का काम करा। किस लिए? ताकि पूरी ह्यूमैनिटी, उनका मेंटल, सोशल, फिजिकल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो और वो बेनिफिटेड हो सभी लोग। तो एंटायर ग्लोब, एंटायर ह्यूमैनिटी, ह्यूमन रेस की बात हो रही है। ठीक, नेक्स्ट हम जल्दी से बात कर लेते हैं कि वेद क्या है और कितने टाइप के वेद होते हैं। तो वेदों का जैसे मैंने बताया कि ब्रह्मा जी से इसके उत्पत्ति हुई, तो ये श्रुति के फॉर्म में आई थी। श्रुति का मतलब होता है सुनना। ठीक है,
तो जब इसको संग्रहित करा गया और एक सभी चीजों को एक फॉर्म दी गई, है ना, नॉलेजेबल एक एस्पेक्ट दिया गया, तब ये हमारा वेद के रूप में कन्वर्ट हो गया, जिनमें से हमारे 4 वेद थे। ऋग्वेद, जिसे ओल्डेस्ट वेद कहा जाता है, हमारा बहुत प्रोमिनेंट वेद कहा जाता है, जो मंत्र और हाइम से रिलेटेड है, यानी कि स्तोत्र और स्तुति वगैरह सब इसमें अंदर आती हैं, ताकि हम फॉर हैप्पीनेस, फॉर हेल्थ, फॉर विजडम, इन चीजों के लिए। तो हम बात करें तो गायत्री मंत्र भी इसी से लिया गया है। सामवेद की बात करें तो ये म्यूजिक और आर्ट के ऊपर फोकस रहता है, इसमें सभी म्यूजिकल रिलेटेड चीजें, जितने भी स्वर व्यंजन, सब कुछ इसी से ही हमें प्राप्त होते हैं। देन यजुर्वेद, तो जितने भी आपके प्रीस्ट आपके लिए वैदिक काम करते हैं, कर्म कांड करते हैं, वो मंत्र संहिता वगैरह सब यजुर्वेद से प्राप्त होती है। देन अथर्ववेद, ये मैजिक और चार्म से रिलेटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम। तो जैसे मैंने वैदिक मैनेजमेंट को बताया कि वैदिक मैनेजमेंट क्या होता है, इट इज अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट। जब हम वैदिक मैनेज यानी कि वेद से अपना मैनेज करना चीजों को, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वैदिक एजुकेशन, तो इसे हम क्या कहते हैं, वेदांत टीचिंग, वेदांत टीचिंग्स कहते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं थ्योरी ऑफ वैदिक मैनेजमेंट की। तो वैदिक मैनेजमेंट को जब हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, तो हम इसको कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट टाइप के मैनेजमेंट फंक्शंस के तौर पर। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ मैनेजमेंट। ये सेल्फ मैनेजमेंट क्या है, जब आप खुद को मैनेज करना सीख जाएं, खुद के अंदर बैलेंस बना लें, अपनी इंद्रियों को काबू कर लें, ठीक है, जितने भी लोभ और ये वासना और ये सभी तरीके के लस्ट वगैरह सबको आप जब कंट्रोल कर लेते हैं, आप सेल्फ को मैनेज करना सीख जाते हैं। आप जब हम ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं कि जब तक एक मैनेजर को अपनी इंद्रियों पर, अपने आचरण पे, अपने बिहेवियर पे, अपने एंगर पे, इन सभी पे उसका काबू और कंट्रोल नहीं होगा, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को सही तरीके से मैनेज नहीं कर सकता। देन रिलेशनशिप मैनेजमेंट, भले ही ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल तरीके से वर्क करती है, बट इसमें दोनों तरीके के रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं, फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी। तो आपको दोनों ही रिलेशंस को मेंटेन करना पड़ता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। आपको अपने सीनियर सबॉर्डिनेट का रिलेशन मेंटेन करके रखना पड़ता है। आपको ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट जितने भी आपके एक्सटर्नल लोग हैं, इंटरनल लोग हैं, सभी के साथ एक बैलेंस बनाना पड़ता है, एक कम्युनिकेटिव फॉर्म इसमें क्रिएट करना पड़ता है। तो ये आपका रिलेशनशिप मैनेजमेंट में हम करते हैं। देन आपका कॉस्मिक मैनेजमेंट। कॉस्मिक होता है वो ऑरा, वो पॉजिटिविटी जो आपके सराउंडिंग्स में होती है, बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट, और आप कितना बेहतर तरीके से उस एनवायरमेंट का यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉस्मिक मैनेजमेंट। देन स्पिरिचुअल मैनेजमेंट। अब जब स्पिरिचुअल की बात आती है, तो यहाँ पर ये भक्ति की या भजन की, इन चीजों की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ बात कर रहे हैं डिवोशन की। डिवोशन, ठीक, अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी संस्था, अपनी एंटरप्राइज के प्रति आप कितने ज्यादा डिवोटेड हैं, उसके गोल के प्रति आप कितने समर्पित हैं, कितने बेहतर तरीके से आप स्टेप्स ले रहे हैं, तो ये सब आप अपने स्पिरिचुअल मैनेजमेंट के अंदर सीखते हैं। अब बात करते हैं कि हम ये वेदांत टीचिंग की एप्लीकेशंस को समझते हैं, जो हमारे महान एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों ने अप्लाई करे और अपने राज्यों के मैनेजमेंट सिस्टम में उन्होंने बेहतर तरीके से इसको रिप्रेजेंट करा और हमें बहुत सारी टीचिंग्स इसके थ्रू प्रोवाइड करी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब हम अपने एंसेस्टर्स की तरफ जाते हैं, हम देखते हैं, उनके बारे में पता करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भगवान परशुराम ने हमें सबसे पहले इन्हीं वेदों की हेल्प लेके धनुर्वेद को हमें दिया था। धनुर्वेद, ठीक है। ये धनुर्वेद, धनु का मतलब होता है वेपन, और धनुर्वेद मतलब मैंने बताया था आपको टीचिंग और नॉलेज हम इसे कह सकते हैं। तो जो वेपन साइंस, मिलिट्री साइंस, वेपन्स की नॉलेज, ये सब आपको धनुर्वेद से आपको प्राप्त होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम, एक बार आ जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आ जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण हु इज कंसिडर्ड एज अ बेस्ट लीडर, प्रोटेक्टर, टीचर, फिलोसोफर एंड अ फ्रेंड, सब कुछ थे, ऑल इन वन उनको हम कहते थे। He always considered as the most pragmatic personality and manager who imparted valuable lessons to all. हम सबको उन्होंने इतने valuable lessons दिए और हमें 5वां एक वेद दिया। अगर हम सनातन संस्कृति को देखें तो श्रीमद् भगवत गीता को हम 5वां वेद के तौर पे कंसिडर करा जाता है, जिसके अंदर लाइफ टीचिंग्स है, मैनेजमेंट टीचिंग्स हैं, आपके एंगर इश्यूज से लेकर आपके बिहेवियर डेवलपमेंट से लेकर आपके कम्युनिकेशन से लेकर हर एक एस्पेक्ट को उसमें कवर करा गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट महापुरुष जिसे हम कह सकते हैं विदुर।
तो ये विदुर जी कौन थे? विदुर जी महाभारत के समय पे महाराजा धृतराष्ट्र के कुरु किंगडम के अंदर प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, अब ये विदुर नीति इन्होंने दी थी। महारा जो ये ज्ञानी थे हमारे विदुर जी, इन्होंने विदुर नीति दी थी। अब विदुर नीति क्या थी? ये डिस्कशन था जो विदुर जी और धृतराष्ट्र के बीच में हुआ था, तो उसको विदुर नीति के तौर पे, पॉलिसीज के तौर पे फ्रेम करा गया। ठीक है, तो आचार्य विदुर क्या करते थे? ये हमेशा डिफाइन करते थे अलग अलग एस्पेक्ट्स को, ये राय देते थे अपने राजा को कि एक बेहतर राज्य किस तरीके से संचालित किया जाए। ठीक है, the Vidhur Niti is a treatise on understanding how to manage the enterprise in a noble way of flawless communication, ethical interpretation of opportunities, customer satisfaction, and very importantly, managing the various resources. These things, though they are taught in modern B schools, और ये भी देखिए, ये सभी चीजें आजकल हमें जितने भी हमारे मॉडर्न बी स्कूल्स हैं, जो हमें बिजनेस स्कूल जिन्हें हम कहते हैं, ये सब हमें प्रोफेशनल कोर्सेज में, चाहे वो बीबीए हो, एमबीए हो, ये सब यही चीजें हमें सिखा रहे हैं। ठीक है, तो विदुर जी ने कुछ कोड ऑफ कंडक्ट अपने राजा को बताए थे, एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज, हम देखें अगर इस श्लोक के माध्यम से आपको समझ में आएगा ये किस बारे में बात कर रहे हैं, डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, तो विदुर जी का कहना था कि किसी को भी अगर काम डिवाइड करना है तो वो काम उसके काबिलियत के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो काम डिवाइड यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर और डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल ऑफ दैट पर्सन और अ पर्सन हु कैन डू दैट जॉब। ठीक है, नेक्स्ट, प्रॉपर कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली अगर आप प्रॉपर तौर पे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेट नहीं कर सकते, एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर सकते, एक कंफर्टेबल वर्ड्स को राइट टाइम पे राइट ऑडियंस को डिलीवर नहीं कर सकते, तो आप कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में कमांड नहीं ला पाएंगे, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं ला पाएंगे। यही कम्युनिकेशन जनरेट करता है कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन को। जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा, ना तो कोऑपरेशन कर पाएंगे आप, ना कोऑर्डिनेट कर पाएंगे एक दूसरे से। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, फोरसाइट फॉर एवरी एक्शन। देखो, हर मैनेजर के अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए, हर एक लीडर के अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए। कौन सा? फ्यूचरिस्टिक फॉरवर्ड लुकिंग। जब तक आप दूरदृष्टि नहीं रखेंगे, अपने करंट एक्शंस के ऊपर ध्यान नहीं देंगे जो फ्यूचर के रिजल्ट में आपको देने वाले हैं, तब तक आप कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम, उसके गोल को प्रॉपर तरीके से अचीव नहीं कर पाएंगे। यानी विदुर जी कहते थे कि जब तक आप करंट सिचुएशन को देखते हुए, उसके प्रॉस एंड कॉन्स को एनालाइज करते हुए करंट के एक्शंस को नहीं लेंगे, तो फ्यूचर को ध्यान में रख के ही आप करंट के एक्शंस को लेंगे, तभी आपके ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव करने के लिए आगे बढ़ पाएगी। नेक्स्ट वन इज मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है? देन एट टाइम्स व्हेन देयर इज लो परफॉर्मेंस, तो ऑर्गेनाइजेशन में जब भी परफॉर्मेंस लो होने लगती है आपके लोगों की, तो उन्हें मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। और एक अच्छे राजा की, एक अच्छे मैनेजर की, एक अच्छे लीडर की यही पहचान है कि समय समय पे उन्हें मोटिवेट करे, उन्हें अपने गोल के प्रति आगे बढ़ने पे उन्हें प्रोत्साहित करे। कैसे करेगा? क्योंकि हर एक इंसान अलग अलग तरीके से मोटिवेट होता है भाई, एक जैसा मोटिवेट हो ही नहीं सकता। कुछ होते हैं जो फाइनेंशियल पैसे से मोटिवेट होते हैं, आप कह देंगे भैया काम करोगे तुम्हें एक्स्ट्रा बोनस, एक्स्ट्रा कमीशन देंगे, मोटिवेट हो जाएंगे। कुछ होते हैं जिन्हें रिवॉर्ड चाहिए, ठीक है, मुझे फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिल जाए, या मैं कह दूं कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन में कोई रिवॉर्ड मिल जाए जिससे थोड़ी सी मेरी सी एक साख बन जाए। कुछ होंगे हमें रिकॉग्निशन चाहिए, ठीक, यानी मैनेजर ने, लीडर ने क्या काम करा, आपकी पोजीशन बढ़ा दी, आपको प्रमोट कर दिया, लेकिन सैलरी वहीं की वहीं रखी भाई। लेकिन बहुत सारे लोग हैं उसमें फर्क नहीं पड़ता, बोले कम से कम वो ओहदा बढ़ा है, लोगों की नजर में वो रिकॉग्निशन बढ़ा है, वो पहचान बनी है, मेरे मैनेजर ने कहा है कि मेरे सबॉर्डिनेट ने, इस जूनियर ने बहुत अच्छा काम करा है। कुछ लोगों के लिए इतना भी बहुत होता है। ठीक, तो मोटिवेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर के तौर पे वर्क करता है। तो नेगेटिव मोटिवेशन से हमें बचना चाहिए। नेगेटिव मोटिवेशन क्या? कि बिना बात उन्हें डरा के रखें कि काम नहीं करोगे तो निकाल दूंगा। ठीक, इससे बचना चाहिए एक मैनेजर को। नेक्स्ट, सेल्फ कंट्रोल। देखिए, विदुर जी का कहना था कि आपका जो शरीर है, ये जो आपकी बॉडी है, ये एक चैरियट है। चैरियट मतलब आपका बग्गी है, ठीक, और आपका माइंड, आपका इंटेलेक्ट क्या है? ये उस बग्गी को चलाने वाला है, ठीक, सारथी जिसको कहते हैं हम, ठीक। और जो आपके सेंसेस हैं, ठीक है, ये आपके ऑर्गन्स हैं, सेंसेस हैं, स्मेल हो गया, टच हो गया, फील हो गया, ये सब चीजें, ये क्या है? ये इसको ड्राइव करते हैं, ये वो हॉर्सेस हैं, ठीक है। तो आपके सेंसेस को उन्होंने कहा है हॉर्सेस हैं। तो उनका कहना था कि अगर आपको अपने चैरिटर,
ठीक है, अपने माइंड को कंट्रोल करते हुए, अपने जितने भी आपके ये हॉर्सेस हैं, जब तक आप इनको कंट्रोल नहीं करेंगे, इनका साथ देते हुए, इनको सही डायरेक्शन नहीं दिखाएंगे, तब तक आप अपनी बॉडी को, अपने चैरियट को सही दिशा में हैप्पीनेस और सक्सेस की तरफ नहीं ले जा सकते। सेल्फ कंट्रोल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमेशा ही आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। तो विदुर नीति एक बहुत ही प्रोमिनेंट थी, हर एक के लिए एप्लीकेबल थी, और ये डिफाइन करती थी हर एक डीप स्टडी जो एक मैनेजर को, एक लीडर को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं आचार्य चाणक्य की। ठीक है, तो आचार्य चाणक्य कौन थे? आचार्य चाणक्य इज द पायनियर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। इनको इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, वार साइंस और बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम्स के अंदर दिए हुए इनके वर्क के लिए जाना जाता है। और जब हम आचार्य की बात करते हैं तो इनको दो नामों से और जाना जाता है। विष्णुगुप्त इनका असली नाम था, चाणक्य का असली नाम आचार्य विष्णुगुप्त था, और इनको आचार्य चाणक्य और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। फॉर द कंट्रीब्यूशन टू मैनेजमेंट, इन्होंने क्या काम करा? आचार्य ने बहुत सारी चीजें हमें दी, बहुत सारे सिद्धांत दिए, बहुत सारी बुक्स दी, बट इनके 3 वर्क सबसे ज्यादा फेमस हुए। कौन कौन से थे? अर्थशास्त्र, चाणक्य नीति एंड चाणक्य सूत्र। ये 3 काम इनके सबसे ज्यादा दिए गए प्रोमिनेंट कामों में से है, जिसे आज तक मैनेजमेंट के अंदर अप्लाई करा जा रहा है। और आचार्य चाणक्य से बड़ा अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट आज भी किसी को नहीं देखा जाता। ठीक है, तो इट इज एस्टोनिशिंग टू ऑब्जर्व सेवरल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट डे मैनेजमेंट थ्योरीज have been explicitly explained by कौटिल्य। अब आप देखेंगे कि इनकी जो नीति है, जो इनके शास्त्र हैं, जो इनके विचार हैं, वो आज भी बहुत सारे जो मॉडर्न आपके, जिन्हें आप सो कॉल्ड ऑथर या साइंटिस्ट या आपके जो भी रिसर्चर्स कहते हैं, वो यूज करते हैं। जैसे आप बात करेंगे FW टेलर की और हेनरी फ्योल की। ठीक है, तो इन दोनों ने ही इन्हीं से इंस्पायर होके, या पीटर F टकर ने एक बुक लिखी है मैनेजिंग फॉर रिजल्ट, जो इन्होंने आचार्य विष्णुगुप्त या चाणक्य से ही इंस्पायर होके इन चीजों को लिखी थी। तो डकर के अकॉर्डिंग हो गई। और हेनरी फ्योल के सिद्धांत अगर आप देखेंगे तो इससे पहले हम जितने भी विदुर जी के कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो सभी वहीं अप्लाई हो रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आचार्य चाणक्य कहते थे द इम्पोर्टेंट ऑफ विजन, मिशन एंड मोटिवेशन वाज कैप्चर्ड इन अर्थशास्त्र ऑलरेडी। तो अर्थशास्त्र में क्या करा गया? ये 3 की बड़ी डिटेल में स्टडी कराई गई। कौन कौन से थे वो 3 कॉन्सेप्ट? हमेशा से लिए गए। कौन कौन से? एक तो अपने राजा को उन्होंने समझाया कि आप किस तरीके से रूल करेंगे, उस रूल करने के लिए मैं आपको 3 मेथड्स बता रहा हूं। कौन कौन से? पहला उन्होंने बताया प्रभु शक्ति। प्रभु शक्ति का मतलब बताया विजन। देखिए, एक लीडर के पास जब तक विजन नहीं होगा, दूरदृष्टि नहीं होगी, वो एक सेट नहीं करेगा डायरेक्शन के ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से कहां तक पहुंचाना है, एक उसके पास एक क्लियर विजन नहीं होगा, तब तक वो ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को कहां आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। ठीक, देन उन्होंने कहा मंत्र शक्ति। मंत्र शक्ति यानी मिशन। अब इस विजन को पाने के लिए जब आप स्ट्रेटेजीज फॉर्म करने लगते हैं, क्लियर आइडिया हो जाता है, एक पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, तो आपको पता लग जाता है कि भैया अब मेरा मिशन क्या है, इसको अचीव करना है, जिसके थ्रू मैं अपने विजन को हासिल करूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी आदमी का विजन है कि वो स्पेस में जाना चाहता है, एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है, ये, या वो चांद पे जाना चाहता है, ये उसका विजन है। अब वो उसे मिशन में कन्वर्ट करेगा जब वो उसके छोटे छोटे ब्रेक डाउन कर देगा, जब बताएगा कि मुझे अगर इस विजन को हासिल करना है तो सबसे पहले मुझे क्या क्या काम करने पड़ेंगे। मुझे 12th में अच्छे मार्क्स अचीव करने पड़ेंगे, देन मुझे एरोनॉटिक्स की पढ़ाई करनी पड़ेगी, देन मुझे आगे चल के इसी लाइन में जॉब करनी पड़ेगी, या इसरो, नासा जैसी साइंटिस्ट एजेंसीज को हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। तभी आप वहां जाकर अचीव कर पाएंगे अपने उस विजन को जो आपने इस मिशन में डिस्क्राइब करा है। देन उत्साह शक्ति, मोटिवेशन। एक लीडर खुद ही डिमोटिवेट होगा तो आपको कौन मोटिवेट करेगा? ऑर्गेनाइजेशन में उसके पास विजन नहीं है, उसके पास मिशन नहीं है, वो मोटिवेटेड नहीं है, तो अपने साथ जुड़े हुए लोगों को, अपने सबॉर्डिनेट को क्या राइट डायरेक्शन दे सकता है? ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट आचार्य विष्णुगुप्त ने समझाए थे। देन आचार्य विष्णुगुप्त ने कहा था कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, 7 पिलर्स होते हैं। उन्होंने आइडेंटिफाई करे कि 7 पिलर होते हैं जो मैनेजमेंट के, 7 स्तंभ होते हैं, जो नींव होती है, जो उसे खड़ा करते हैं, जो बनाते हैं, और जिसके ऊपर ही वो चलती है पूरी ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन कौन से होते हैं? वही पहले हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट, स्वामी। स्वामी कंसिडर करा जाता है द किंग। अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आपका CEO,
आपका चेयरमैन, ठीक है, वो लोग जो पॉलिसीज ड्राइव करते हैं, जो वर्क करते हैं, द पर्सन हु लीड हु गाइड द ऑर्गेनाइजेशन। देन अमात्य, अमात्य मतलब मिनिस्टर को कहा जाता था। मिनिस्टर यहाँ पर कौन है? द मैनेजर हु रन्स द शो, जो ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है, जो हमेशा एक्शन में रहता है, जो दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। यानी दोनों का मतलब कौन कौन? आपका टॉप लेवल, आपका बॉटम लेवल मैनेजमेंट, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का भी काम करता है। एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा कनेक्टेड रखता है। देन उन्होंने थर्ड बताया कि भाई सब थर्ड इंपॉर्टेंट पिलर कौन सा है? जनपद, द कंट्री। ठीक, कंट्री के तौर पे अगर ऑर्गेनाइजेशन के या मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो कंट्री का यहाँ पे मतलब क्या आएगा? दी मार्केट। ठीक, मार्केट वो जगह है जहां से आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं भैया। ये रेवेन्यू जनरेट करोगे नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगी? ठीक, फोर्थ, द फोर्टिफाइड सिटी, दुर्ग। ठीक है, दुर्ग का मतलब हिंदी में इसको, जैसे आपने अभी उर्दू शब्द में हम इसको किला कहते हैं, तो दुर्ग द फोर्टिफाइड सिटी। हेड ऑफिस, ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से बात करें तो क्या है हमारा? हेड ऑफिस, राइट। अब ये हेड ऑफिस क्या है? जो कंट्रोल टावर है हमारा, जो सभी प्लान्स को बनाएगा, जहां सभी स्ट्रेटेजीज बनेंगी, जहां ऑर्गेनाइजेशन रन करी जाएगी जिसके थ्रू। देन कोष, कोष मतलब ट्रेजरी, द फाइनेंस, पैसा स्टेब्लिश करने के लिए भी चाहिए, डे टू डे एक्सपेंसेस के भी लिए चाहिए। ठीक है, आपको हर चीज चाहिए ना, फिक्स एसेट चाहिए, करंट एसेट चाहिए, आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए, हर चीज की रिक्वायरमेंट होती है भाई। जब तक ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे नहीं रखेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में बाकी सब बातें धरी की धरी रह जाती हैं। ठीक, दंड, दी आर्मी, आर्मी मतलब योर टीम, जो आपसे जुड़ती है, जो आपके साथ काम करती है, आपको काम लाके देती है, आपके लिए परफॉर्म करती है, द आर्मी। नेक्स्ट, द मित्र, मित्र मतलब द अलाय, अलाय कौन? द फ्रेंड्स, द कंसल्टेंट, योर वेल विशर, जिनके साथ आप बैठते हैं, जिनके साथ आप सजेशंस लेते हैं, जिनकी बातों को इंपॉर्टेंस देते हैं, जो फ्यूचर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो ऑर्गेनाइजेशन में आपके सहयोगी बनते हैं, जुड़ते हैं, आपके पार्टनर्स होते हैं, ये सब आपके अलाय। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। सो जब हम बात करते हैं वैदिक प्रिंसिपल्स की, तो आचार्य विष्णुगुप्त ने हमारे वेदों का अध्ययन करने के बाद 6 मेन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को कैटेगरीज के तौर पे हमारे सामने रिप्रेजेंट करा। कौन कौन से थे? तो हम पहले बात करते हैं, सबसे पहले वसुदेव कुटुंबकम, यानी एक्सेप्टिंग द होल वर्ल्ड एज वन एंड वन फैमिली, पूरी दुनिया आपका परिवार है। ये सिर्फ हिंदुस्तान या सनातन परंपरा या सनातन धर्म के लोग ही इस बात को समझते हैं, मानते हैं और उसका पालन करते हैं। यहाँ हिंदुस्तान को सिर्फ अपने ही पालन पोषण से मतलब नहीं होता। यहाँ जब हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, लीड करने की बात कर रहे होते हैं, तो इस पूरे ग्लोब को एक सही रास्ता, एक सही डायरेक्शन देने की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि हम इसको पूरा हम एक कुटुंब मानते हैं। यहाँ पर फैमिली नहीं होती, फैमिली इज अ डिफरेंट थिंग भाई। हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे, हो गई फैमिली, खत्म कहानी, अपने अपने मतलब रखते हैं। इसी तरीके से अगर हम खुद को सेपरेटेड कर लें तो इतना ज्यादा हम सर्वाइव, हम खाली सर्वाइव करेंगे, डेवलप नहीं कर सकते, कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए भाई? वसुदेव कुटुंबकम की नीति चाहिए। हमें सबको एक जैसा देखना है। बचपन में स्टोरी पढ़ी थी ना कि एक लकड़ी के डंडे को कोई भी तोड़ सकता है, बस उसके गट्ठर को कोई नहीं तोड़ सकता। तो जब तक आप पूरी सृष्टि को एक तौर पे, एक नजरिए से नहीं देखेंगे, आप कभी भी डेवलप नहीं हो सकते। ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स को सबसे ऊपर रखा जाता है। ठीक है, आगे हम इसी को पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्रम जब आप पढ़ते हैं तो प्रथम अध्याय में ही, उसके पहले ही श्लोक में ये बात मिल जाती है कि पृथ्व्य लाभे पालने चे यावनार्थ शास्त्राणी, यानी ये जो शास्त्र है, ये जो मैं अर्थशास्त्र दे रहा हूं, ये पूरे पृथ्वी के लाभ के लिए दे रहा हूं, पूरे पृथ्वी के पालन के लिए दे रहा हूं। यहाँ पर कहीं ऐसा नहीं है कि भाई हिंदुस्तान या इंडिया या भारत या जम्बूद्वीप के पालन या उसके लाभ के लिए दे रहा हूं, नहीं, समस्त ह्यूमैनिटी। ठीक, नेक्स्ट, समर्पण भाव। जब हम समर्पण भाव की बात करते हैं तो किस चीज की बात करते हैं? डेडिकेशन की। ठीक, डेडिकेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन के प्रति डेडिकेशन होना, उसका डिवोशन होना, राष्ट्र के निर्माण की सोचना। ठीक भाई, आचार्य चाणक्य के जीवन को जब आप एनालाइज करेंगे, आप देखते हैं कि जब धनानंद से उनका किसी बात को लेकर मनमुटाव या फिर लड़ाई हो गई, तो वो चाहते तो खुद का बदला ले सकते थे, वो चाहते तो
इंडिविजुअल अपने बारे में सोच के, अपने क्रोध अग्नि के बारे में सोचकर, अपने खुद के स्वार्थ के बारे में सोच सकते थे, बस उन्होंने राष्ट्र के बारे में सोचा कि ऐसा राजा जो प्रजा के हित के लिए काम नहीं कर रहा, वो राष्ट्र को आगे चल के एक नर्क में ही लेके जाएगा। तो इस राष्ट्र को बचाने के लिए मुझे उस धनानंद को हटाना है। खुद नहीं बैठे गद्दी पे, जब तक वो रहे। भाई चंद्रगुप्त उन्हें मिला था, एक बच्चा मिला था, उसको प्रिपेयर करा, बचपन से पढ़ाया, शिक्षा दी, ज्ञान दिया, इस लायक बनाया कि हिंदुस्तान का सम्राट बनाया और उसके जीवन को एक सार्थक रूप दिया। ठीक, चाहते तो खुद भी सब कुछ अचीव कर सकते थे, प्राइम मिनिस्टर थे वो उसके राज में, उसके बावजूद भी एक साधु का जीवन जीते थे, अलग रहते थे, राज वैभव, राजमहल में कभी भी शरण नहीं ली, कभी भी किसी भी राज्य वैभव को उपयोग में नहीं लिया, हमेशा संस्था, हमेशा अपनी ऑर्गेनाइजेशन, हमेशा राजा, हमेशा अपने सबॉर्डिनेट, उनके लोग, उनके अलाइज, इनके ही भले के बारे में सोचना है, यही समर्पण भाव है। देन लोक संग्रह, वेलफेयर ऑफ ऑल बीइंग्स, सबका भला होना चाहिए। अभी मैंने पहले वाले पॉइंट्स में इसको साथ में डिस्कस करा है कि सबका भला होना चाहिए, इंडिविजुअल का इंटरेस्ट कुछ नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ही सर्वोपरि रखा जाएगा। हेनरी फेयल के प्रिंसिपल पढ़ते हैं, उसमें भी आता है। शुभ लाभ, एथिकल प्रॉफिट। भैया देखो, ऑर्गेनाइजेशन हमेशा अपने प्रॉफिट के बारे में बात कर रही है, एथिकल होने के बारे में बात नहीं करती है। प्रॉफिट सबको चाहिए, लेकिन जब तक वो प्रॉफिट, चाणक्य जी का कहना था कि जब तक वो प्रॉफिट एथिकल नहीं हो, समाज के प्रति ना हो, राइट कंडक्ट से हासिल करा हुआ ना हो, तब तक वो विष के समान है, जहर के समान है। तो ऐसे प्रॉफिट को हाथ नहीं लगाना चाहिए जो अनएथिकल हो। एथिकल प्रॉफिट ही एक जनरेट करना चाहिए। राजा उपयोग कर सकता है सभी वैभव का, सभी चीज का, लेकिन एथिकल रास्तों से, एथिक्स से, मूल्यों से, सिद्धांतों से। नेक्स्ट, निष्काम कर्म। ये आप गीता में भी सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, हमेशा कहते हैं कि भगवान क्या कहते हैं कृष्ण जी, कि आप कर्म करें और फल की इच्छा ना करें। ये बात सही है, क्योंकि जब तक आप ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ फल को फोकस होकर आगे बढ़ते रहेंगे, तब तक आप कर्म के बारे में सोच ही नहीं पाएंगे। काम कैसे करना, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, रादर देन का आपको रिजल्ट क्या मिलेगा। कृष्ण जी कहते हैं ना कि रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, रिजल्ट कैसा मिलेगा ये आपके हाथ में है ही नहीं है, बट कैसे करें ये आपके हाथ में है। ओके, नेक्स्ट, सॉरी, अति हयस वर्जते, यानी शनिंग एक्सट्रीम्स। आचार्य चाणक्य का कहना था कि जो सीधे पेड़ हैं वो पहले काटे जाते हैं। ठीक, अच्छाई होनी चाहिए, लेकिन इतनी ज्यादा अच्छाई भी ना होनी चाहिए कि नकारात्मकता उसका फायदा उठा ले, नेगेटिविटी उसको हड़प ले। तो एक्सट्रीम हर चीज की, अति हर चीज की बुरी है, हमें उस चीज से बचना चाहिए। तो चाणक्य जी का कहना था कि जब तक आप बैलेंस नहीं बनाएंगे अच्छे और बुरे के बीच में, सही और गलत के बीच में, तब तक आप ऑर्गेनाइजेशन को रन नहीं कर सकते। ठीक, आई होप अभी तक का सब क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कौटिल्य के सूत्रास के ऊपर। आचार्य चाणक्य ने कुछ सूत्र दिए थे जो मैनेजमेंट के लिए, जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ाने के लिए, आपकी लाइफ के लिए भी तो बड़े इंपॉर्टेंट है, और बहुत आराम से और ध्यान से सुनिएगा। ठीक, तो देखिए, जब हम बिजनेस करते हैं तो हम बिजनेस क्यों करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं ना, बिजनेस किस लिए करते हैं, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। प्रॉफिट याद रखना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए आप करते हैं। नेक्स्ट, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, तो फॉर व्हाट पर्पस वेल्थ एंड प्रॉफिट आर जनरेटेड। इस प्रॉफिट को जनरेट करने का भाई पर्पस क्या है, क्या खुद के भोगने के लिए, यूज करने के लिए, नहीं, किस लिए, टू शेयर द वेल्थ एंड प्रॉफिट अर्न्ड अमंग द शेयर होल्डर, योर एम्प्लॉइज, योर वर्कर्स, योर शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर्स, इन सबके साथ आपको उसे बांटना है भाई। अकेले हड़पने के लिए प्रॉफिट जनरेट नहीं करा, क्योंकि अकेले दम पे अर्जित भी नहीं करा है। ठीक है, समाज का योगदान है, समाज में वापस देना भी आपका काम है। ठीक है, नेक्स्ट आपके दिमाग में क्या आएगा, व्हाई वेल्थ एंड प्रॉफिट मेक शेयर होल्डर। क्यों भैया, ताकि आप अपने शेयर होल्डर, एम्प्लॉय, कस्टमर, डिस्ट्रीब्यूटर, गवर्नमेंट, इन सभी को भी आप वेल्दी बना सके। जब तक ये वेल्दी नहीं होंगे, आप बिजनेस किसके ऊपर करेंगे। ठीक, ये हैप्पीनेस इज नॉट बाय द वेल्थ। आचार्य चाणक्य का क्या कहना था कि प्रॉफिट जरूरी है, बट हैप्पीनेस जो है वो वेल्थ या प्रॉफिट से जुड़ा हुआ नहीं है, बट बाय डूइंग थिंग्स राइटली। खुशी का मतलब क्या है, सुखम मूलम धर्म। ठीक है, सुख का मूल क्या है, धर्म है। जब तक आप एथिकल होके, राइट कंडक्ट के साथ अगर ऑर्गेनाइजेशन चलाते रहेंगे, तब तक आप सुख भोगेंगे, क्योंकि ये सुख, एथिकल चीज ही आपको प्रॉफिट की तरफ ले जाएगी, और ये प्रॉफिट जस्टिफाई भी करेगा आपको, यानी शांति भी प्रदान करेगा। तो सही प्लेजर आप कैसे पाएंगे, धर्म के रास्ते पर चलकर। सुखस्य मूलम धर्म। सेकंड पॉइंट, धर्मस्य मूलम अर्थ है, यानी बेसिस ऑफ ऑल द धर्म इज अर्थ।
आचार्य चाणक्य ने कहा कि भैया धर्म के ऊपर चल के ही आप सुख को पा पाएंगे, ठीक है, प्रॉफिट को पा पाएंगे। बट द बेस ऑफ ऑल धर्म, इस धर्म का बेस पूरा अर्थ है। अर्थ का मतलब होता है फाइनेंस, धन, जिसको जो भी आप कह लें, ठीक है, वेल्थ, ठीक है। तो धर्म का बेस क्या कहा गया? आपका अर्थ, पैसा, फाइनेंस, ठीक है। क्यों कहा गया? क्योंकि धर्म विदाउट वेल्थ इज टूथलेस। बिना वेल्थ के धर्म करना एक बिना दांतों की तरह होना है। एंड वेल्थ विदाउट धर्म इज यूजलेस। जब तक आप वेल्थ नहीं होगी आपके पास, आप धर्म भी नहीं कर सकते। बिकॉज अ पुअर पर्सन कांट सपोर्ट दी सोसाइटी। एक गरीब आदमी कभी भी समाज को सपोर्ट नहीं कर सकता, धर्म के बारे में आगे काम नहीं कर सकता, ठीक है। थर्ड, अर्थस्य मूलम राज्यम, ठीक। राज्य का मूल क्या है? राज्य का, ऑर्गेनाइजेशन का मूल क्या है? अर्थ, ठीक है। क्या कहा गया? फर्दर द स्टेटेड टू जनरेट वेल्थ यू रिक्वायर एन एंटरप्राइज। आपको एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एंटरप्राइज की जरूरत है भाई। आपको एसेट्स की जरूरत है। किस लिए? ताकि ये वेल्थ को, इस अर्थ को जनरेट कर पाओगे। देन राजस्य मूल इंद्रियजन्म। अब ये इंद्रियजम क्या होता है? इंद्रिय, इसको कहते हैं आपके इंद्रिय, आपके जो सेंसेस होते हैं ना, द सपोर्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, द फंक्शन, प्रोसेस, एक्टिविटीज। यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या काम करते हैं आप? फंक्शन करते हैं, प्रोसेस करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं। इन चीजों का रूट क्या है? आपके सेंसेस को कॉन्कर करना। यानी कि आपके जो बेसिक सेंसेस हैं, जो 5 सेंसेस है, कौन कौन से? आई, ईयर, टंग, नोज, स्किन, राइट। ये 5 सेंसेस को जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का भला नहीं कर सकते, उसको आगे नहीं बढ़ा सकते। तो राजस्य मूलम इंद्रियजम, ठीक है। जो मैनेजर, जो लीडर अपने सेंसेस को कंट्रोल कर पाया, अपने सेंसेस को पूरी तरीके से अपने काबू में रख सकता है, वो ऑर्गेनाइजेशन के भले के लिए काम करेगा, नहीं तो वो नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट, इंद्रजस्य मूलम विनय। यानी कॉन्कर करना। कॉन्करिंग ऑर्गन इज रूटेड इन ट्रेनिंग एंड डिसिप्लिन। अपने ऑर्गन्स को कॉन्कर करना, ठीक। ये जो सेंसेस है ना, ये इन ऑर्गन से जुड़े हुए हैं। कौन कौन से ऑर्गन है आपके? हैंड, फीट, माउथ, जेनिटल, एनस। जब तक, if you are until and unless you are conquering the body organs are manifested through control over the 6 enemies of mind। अब ये वो enemies ना वो ही हैं। कौन कौन से? जो आपके सेंसेस से आपको इस्तेमाल करवाते हैं, काम करवाते हैं। तो कौन कौन से वो 6 दुश्मन है आपके? डिजायर, काम, एंगर, क्रोध, ग्रीड, लोभ, एरोगेंस, मदा, इन्फेक्चुएशन, मोह, एनवी, मत्सर, ठीक है। द गवर्नर और द सीईओ हु हैज कॉन्कर्ड द ऑर्गन ऑफ हिज बॉडी वुड बी एबल टू पुट द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लें, इसमें मैं सबसे अच्छा एग्जांपल अगर मानता हूं तो मैं श्रीला प्रभुपाद का मानता हूं, ठीक है। इस उम्र में, जैसे 70s में आके जब वो आदमी सबको छोड़ने की सोचता है, उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा लेते हुए इस्कॉन जैसी संस्था का एस्टेब्लिश करा और कृष्ण की टीचिंग्स को पूरी दुनिया में फैलाया, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को पूरी दुनिया में फैलाया। तो इससे बढ़िया एग्जांपल मुझे कभी देखने को नहीं मिलता प्रभुपाद जी से बढ़िया, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।